नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मौर्योत्तर काल के अंदर जो हम पढ़ रहे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। कौन सा? कुषाण राजवंश क्या है, कुषाणों के बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो है वो कुषाण राजवंश में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए अंत तक देखिएगा। अगर आपने अंत तक देखा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद, चूंकि मैंने खूब मेहनत करके वीडियो में सारे क्वेश्चन वो डाल दिए जो कि आपके एग्जाम्स में या तो अभी तक आए हैं या आने की संभावना है, टोटली क्वेश्चन डाले हैं, इसलिए अंत तक देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल की सबसे बड़ी विशेषता जो आप सबको मालूम है कि यहाँ पे न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि गारंटी से याद करवाया जाता है। इसलिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। चलते हुए पॉइंट की तरफ। पॉइंट है कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश जो है उसे तोकरी और यूची राजवंश भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि यूची नामक जो कबीला था उस कबीले के 5 गुट थे, 5 कुलों में बट गया वो, और उन 5 कुल जो थे उन कुलों में से ही तोखरी और कुषाण ये एक वंश था। ठीक है, किसमें से? यूची में से ही, इसलिए इसे कुषाण या तोखरी वंश भी कहते हैं और यूची वंश भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि इन्हें देवपुत्र भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा? तो ये कहा इनको चीनियों ने। किनको? कुषाणों को चीनियों ने देवपुत्र कहा। अब प्रश्न उठता है कि ये कहाँ के थे, कहाँ से आए और कहाँ आकर बसे, ये सब हमें जाने तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, कुजुल कडफिसस। याद कैसे रखेंगे इसको कि कुषाण, कुषाण से मतलब पाषाण, ऐसे याद रखिएगा। और पाषाण कैसा होता है? कड़क होता है। तो कडफिसस, कुजुल कडफिसस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। अब अगली चीज कि भारत में इस वंश को किसने स्थापित किया? क्योंकि बाहर से आए थे तो भारत में कौन लेके आया और किसने इसे चालू किया? तो वो था कनिष्क, जो कि इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और ये सबसे प्रतापी राजा था जिसने कि भारत के अंदर इस वंश को फैलाया। जब वो कौन था? वो था कनिष्क। तो यहां 3 हो गए, क्या? कडफिसस, कुषाण और कनिष्क। तो तीनों ही शब्द कैसे शुरू होते हैं? ठीक है, तो कुषाण वंश का कडफिसस संस्थापक और कनिष्क भारत का सबसे प्रतापी शासक। किस वंश में? कुषाण वंश में। अब चलते अपन कि ये जो कनिष्क जो था वो भारत में गद्दी पर कब बैठा? तो देखिए, गद्दी पर बैठा ये 78 ईस्वी के अंदर, मतलब ईसा के बाद ये गद्दी के ऊपर बैठा, 78 साल बाद में बैठा। और जो संवत इसकी चली उस संवत को कहा गया शक संवत। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट गलती क्या करता है, शक संवत देख करके और किसी शक शासक से इसे जोड़ देता है, वह बिल्कुल गलत हो जाता है। यहां इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कुषाण शासक कनिष्क जब गद्दी पर बैठा था तब शक संवत शुरू हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं कह रहा हूं आखिर तक आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दूंगा कि जो आपकी एग्जाम में बहुत ही आपके सहयोगी रहेंगे, इसलिए अंत तक देखिएगा इसको। चलते भी इसमें, तो शक संवत जो है ये भारत सरकार के द्वारा प्रयोग की जाती है। किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? भारत सरकार के द्वारा। अब बात आती है कि इसकी जो राजधानी थी जहां पर इसने शासन शुरू किया वो कौन सी थी? तो 2 थी। देखिए, एक थी राजधानी इसकी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी इसकी थी मथुरा। ठीक है, ये 2 प्रमुख इसकी क्या थी? राजधानियां थी। आगे हम देखें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, वो क्या कि कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन थे? इसमें से दोस्तों ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो अब पढ़ने जा रहे हैं अपन। ये ध्यान से देखिएगा, मैं याद कराऊंगा आपको एक ट्रिक के द्वारा, ध्यान से देखना। इसमें क्या है? चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, 4 ये प्रमुख हैं जो हमें याद होने चाहिए। किसके दरबारी थे ये? कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, अश्व और नाग, यानी ये घोड़ा और ये नाग, इन दोनों को वसुमित्र, ये किसके मित्र हो गए? वासुदेव के मित्र हो गए, कृष्ण। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो ये हो गए वसुमित्र, हो गए।
अब लेकिन होता क्या है कि इनकी दोस्ती को नजर लग जाती है और किसी ने क्या कर दिया, चरक दिया, अर्थात काट दिया, इसको, इस दोस्ती को काट दिया। तो 4 हो गए ना, कौन कौन हुए, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक। अच्छा, ये चरक कौन था? चरक का काम यही था, ये चरक जो था वो शल्य चिकित्सक था। शल्य चिकित्सक मतलब आधुनिक भाषा में बोले तो ये ऑपरेशन करने वाला एक प्रमुख विद्वान था। ये कनिष्क का राजवैद्य था, ठीक है। इसने चरक संहिता लिखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न क्या कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। आगे देखिए अपन वसुमित्र। वसुमित्र ने क्या किया? वसुमित्र जो था उसने किताब लिखी महाविभास सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी दोस्तों, महाविभास सूत्र। और इस पुस्तक के अंदर बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं सब। किसको? इस पुस्तक को, महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, ठीक है। बुद्ध धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट किताब हो गई है, ठीक है। अगली चीज अश्वघोष। अब अश्वघोष जो था उसने लिखी बुद्ध चरित्र। देखिए चरित्र की बात हो रही है, जैसे हमने रामचरित, ठीक है, रामचरितमानस, तो राम का चरित्र किसमें? रामचरितमानस में। जैसे हम क्या कहते हैं, रामायण, ठीक है। इसी प्रकार इसमें बुद्ध का चरित्र है, तो इसलिए क्या हो गई, ये बुद्धों की रामायण। किसने लिखी? अश्वघोष ने, मतलब बुद्ध के चरित्र की घोषणा कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार घोषणा कर दी, तो अश्वघोष की याद रख लेना। अगला आता है फिर नागार्जुन। अब नाग ने क्या किया? नागार्जुन जो है इसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? माध्यमिका सूत्र, ठीक है। तो नाग क्या है? मध्य में आकर बैठ गया, तो माध्यमिका सूत्र नागार्जुन, नाग मध्य में बैठ गया, तो नागार्जुन जो है उसकी पुस्तक थी माध्यमिका सूत्र। इसमें क्या, इसे क्या कहा गया इस कारण से? भारत का आइंस्टीन। अच्छा, इस पुस्तक में क्या था? इस पुस्तक में था सापेक्षता का सिद्धांत, जो नागार्जुन ने दिया था। गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत उसने दिया। अब चलते हैं कि इनके अलावा भी कोई विद्वान थे क्या? तो निश्चित रूप से थे। कनिष्क के दरबार में इन 4 के अलावा बहुत महत्वपूर्ण विद्वान और थे, जिनको कहते हैं पार्श्व। पार्श्व बोलेंगे इसे हम, क्या बोलेंगे? पार्श्व। महाचेत और संरक्ष, मतलब पास में बैठे हुए को महान रूप से क्या कराएंगे? चेत कराएंगे और संघ की रक्षा करेंगे। तो ये कौन करेगा? कनिष्क करेगा। तो ये प्रमुख क्या थे? कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। अब हम चले आगे इंपॉर्टेंट चीज को लेते हुए, तो और अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है कनिष्क काल की या कहें कुषाण काल की कला और शैलियां। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। देखिएगा 2 प्रमुख शैली थी, एक गांधार शैली, एक मथुरा शैली। गांधार शैली की मैं अगर बात करूं तो ये शैली तक्षशिला में थी और वहीं प्रसिद्ध हुई। क्यों हुई? कि गांधार जो है तक्षशिला का ही पुराना नाम था, ठीक है। हम देख सकते हैं कि पुरुषपुर पेशावर में इनकी राजधानी थी, तो निश्चित रूप से यहाँ की शैली चलेगी और उस शैली को हम क्या कहेंगे? गांधार शैली या तक्षशिला की शैली कहेंगे। अब दूसरी राजधानी कौन सी थी इनकी? मथुरा। जब दूसरी राजधानी मथुरा थी तो निश्चित रूप से दोस्तों मथुरा शैली भी होगी, और मथुरा शैली का विकास जो है वो इन्होंने किया। और मथुरा संग्रहालय की आज वर्तमान में जो स्थिति है वो किससे रिलेटेड है? वो मथुरा शैली से ही रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि मथुरा संग्रहालय के में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में किया गया है, क्योंकि इस शैली का संबंध ही किससे था? कुषाण काल से था। हालांकि मथुरा शैली कई बौद्ध शासकों या बौद्ध जो मूर्तियां हैं उनके लिए फेमस रही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि कुषाण काल की प्रमुख शैली कौन सी थी? मथुरा शैली और गांधार शैली। आगे चलते हैं दोस्तों, वो ये कि इस कला शैली के अंदर सबसे अधिक किस चीज का विकास हुआ? तो वो हुआ था वास्तुकला का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वास्तुकला का विकास किसके काल में हुआ? तो कनिष्क के या कह सकते हैं कुषाण काल के अंदर इसका विकास हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी जो है इसी काल के अंदर हुआ था। कुषाण काल के अंदर ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। आगे हम चलते हैं दोस्तों, कनिष्क काल की एक महत्वपूर्ण घटना वो भी हम देखते हैं, जो कि एग्जाम में 99% पूछी जाती है, ज्यादातर पेपर में रिपीट होती है। वो कौन सा है? चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति जो है ये कुंडलवन कश्मीर के अंदर बुलाई गई थी। क्योंकि देखिए दोस्तों
ये पुरुषपुर पेशावर का है, तो निश्चित रूप से इसका ज़्यादा कनेक्शन कहाँ रहेगा, ज़्यादा कनेक्शन निश्चित रूप से कश्मीर से रहेगा, कश्मीर के निकट पड़ जाता है ये। तो इसलिए कश्मीर में ही इसने क्या करवाई थी, कनिष्क ने एक बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, जो थी चौथी बौद्ध संगति। तो चौथी बौद्ध संगति का कुंडलवन कश्मीर के अंदर करवाया और इसका अध्यक्ष बना कौन, वसुमित्र। अच्छा, ये चीज मैंने पहले जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था उसमें ट्रिकली आपको बताई थी, मैंने अच्छे से याद करवाई थी, वहां ट्रिक थी, उस ट्रिक को आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही शानदार चीज थी दोस्तों। अभी चलते हैं भी, इसकी मृत्यु कब हुई, कनिष्क की जो मृत्यु हुई वो कब हुई, वो मृत्यु जो थी वो 102 ईस्वी के अंदर हो गई। कनिष्क की मृत्यु हो गई, लेकिन इस काल की जो महत्वपूर्ण चीज थी वो भी बाकी है दोस्तों, इनको अच्छे से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बच रहे हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। कुषाण काल के सिक्के, क्या सिक्के थे, सिक्कों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये आरंभिक कुषाण शासक जो थे उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी क्वालिटेड मुद्राएं थी, यानी उत्कृष्ट क्वालिटी की ये स्वर्ण मुद्राएं थी, जो कि गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनसे भी निश्चित रूप से बहुत कई गुना श्रेष्ठ थी। ठीक है, आगे हम देखें कि कुषाण शासकों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, ध्यान रखिएगा, सोने के सर्वाधिक ही नहीं बल्कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए, कुषाण शासकों ने जारी किए। आगे हम देखते हैं कि क्या इन्होंने सोने के अलावा सिक्के जारी नहीं किए, निश्चित रूप से किए, तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए। और तांबे के सिक्कों की अगर हम बात करें तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर जो है वो तांबे के सिक्कों का जो है बहुत अधिक प्रसार हुआ, बहुत अधिक मात्रा में इनका विकास हुआ। अब लास्ट टॉपिक हम देखें जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखे बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों, क्या है, रेशम मार्ग। अब रेशम मार्ग की स्थिति क्या थी, कनिष्क के काल का आरंभ, कनिष्क का जो काल था उस काल में ही रेशम मार्ग का जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि रेशम काल का प्रारंभ कब हुआ, तो कनिष्क के काल में हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि रेशम मार्ग के ऊपर नियंत्रण करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो कुषाण ही थे जिन्होंने इस रेशम मार्ग के ऊपर नियंत्रण किया था। अगली चीज आती है कि ये रेशम जो है इसको बनाने की जो टेक्निक वो कहां से प्राप्त हुई, वो टेक्निक जो थी उस तकनीक का आविष्कार चीनी शासकों ने, चीनियों ने सबसे पहले इस रेशम बनाने की पद्धति का विकास किया था। धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा, साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स का लाभ हो सके और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो एक सार्थक स्थिति में जाए, इसके लिए आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।